हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आइए बात करते हैं कक्षा छठी के एनसीईआरटी साइंस चैप्टर 8 के बारे में। चैप्टर 8 है कि शरीर में गति। आइए बात करते हैं शरीर में गति। शरीर में गति किस प्रकार होते हैं, इसके बारे में इस चैप्टर में बताया गया। बिल्कुल शांत होकर बैठिए तथा अपने शरीर में होने वाली गतियों तथा अनुभव कीजिए कि आप समय पर अपनी पलकें तो झपकाते ही होंगे। श्वास लेते समय अपने शरीर में होने वाली गतियों का परीक्षण कीजिए। हमारे शरीर में स्वतः ही अनेक गतियाँ निरंतर होती रहती है। जब आप अपनी नोटबुक में लिखते हैं तब आपके शरीर का कौन सा भाग गति करता है। जब आप मुड़कर अपने मित्र को देखते हैं तब शरीर का कौन सा भाग गति करता है। उपयुक्त सभी उदाहरणों में आपके उसी स्थान पर रहते हुए भी आपके शरीर का कोई ना कोई भाग गति करता है। आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो आप उठकर अपने अध्यापक के पास जाते हैं। कक्षा के बाद विद्यालय के मैदान में जाते हैं अथवा विद्यालय के बाद अपने घर जाते हैं। तो इस स्थिति में आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक वास्ते में चल कर जाते हैं। आप चलकर या दौड़कर या कूदकर या एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। तो आप अपने मित्रों आप अपने मित्रों के अध्यापकों एवं अभिभावकों से चर्चा करके सारणी 8.1 भरते हुए देखते हैं कि सबसे पहले बूझो तो देखते हैं क्या करें। या बूझो पौधों की गति को लेकर आश्चर्यचकित है। वह जानना चाहती हैं कि पौधे एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति नहीं करते, परंतु क्या वे किसी दूसरे प्रकार की गति को प्रदर्शित करते हैं। तो सारणी 8.1 में जंतु एवं एक स्थान दूसरे स्थान तक कैसे गमन करते हैं। जंतु गाय पैर से गमन करती है, सही है। जंतु कैसे गमन करते हैं, चलती है। मनुष्य भी पैर से चलती है। सांप शरीर से रेंगकर चलती है। पक्षी पैर से चलती है। कीट भी पैर से चलती है। मछली पानी में भी मछली बिना पानी के बिना नहीं चल सकती है। जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान तक किस प्रकार गमन करते हैं। चलना, टहलना, दौड़ना, उड़ना, छलांग मारना, रेंगना एवं तैरना। मछली दोस्तों जल में तैरते हैं। तो तैरना इत्यादि जंतुओं के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के कुछ ढंग है। जंतुओं के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के तरीके में इतनी अधिक विविधता क्यों है। क्या कारण है कि अनेक जंतु चलते हैं जबकि सांप रहते हैं, मछली तैरती है। देखते हैं कि 8.1 मानव शरीर एवं उसकी गतियाँ। जंतुओं की विविध गतियों पर ध्यान देने से पूर्व आइए अपने शरीर की कुछ गतियों को ध्यानपूर्वक देखें। क्या आपको विद्यालय में शारीरिक व्यायाम करते समय आनंद आता है। विद्यालय में शारीरिक व्यायाम करते समय आपके हाथ एवं पैर किस प्रकार गति करते हैं। आइए हमारे शरीर जिन गतियों को करने योग्य है, हम उनमें से कुछ शारीरिक गतियों को करने का प्रयास करें। एक काल्पनिक विकेट पर काल्पनिक गेंद फेंकने का प्रयास कीजिए। आप अपना हाथ किस प्रकार घुमाते हैं। क्या आप इसे अपने कंधे से वृत्ताकार रूप में घुमाते हैं। क्या आपका कंधा भी गति करता है। पीठ के बल लेट जाएं और अपने पैर को कूल्हे के चारों ओर घुमाएं। अपनी भुजा को कोहनी से ऊपर नीचे कीजिए। इसी प्रकार पैरों को घुटने से मोड़िए और अपने हाथों को अपने पार्श्व से सीधा तानिए। भुजा को मोड़ते हुए उंगलियों से कंधे को छुइए। तो आपने अपने हाथ का कौन सा भाग मोड़ा। हाथ को सीधा तानकर नीचे की ओर झुकने का प्रयास कीजिए। क्या आप ऐसा कर पाते हैं। अपने शरीर के विभिन्न हिस्सों से गति करने का प्रयास कीजिए। इन परीक्षणों को सारणी 8.2 में नोट कीजिए। और क्या कारण है कि हम अपने शरीर के कुछ अंगों को तो स्वतंत्र रूप से कितनी भी दिशा में घुमा सकते हैं। सारणी 8.2 हमारे शरीर में गतियाँ। हमारे शरीर में गतियाँ बोलते हैं कि दोस्तों जैसे गर्दन को घुमा सकते हैं, अंत घूमता है, झुकता है, उठता है, गति बिल्कुल नहीं करता है, न गति करता है। कलाई भी हैं, उंगलियां, घुटने, एड़ी, पंदा, अंगुली, पीठ, सिर, कोहनी, भुजा। हमारे शरीर में गतियां था 8.2 में। देखते कि आगे जब कुछ अंगों को केवल एक ही दिशा में घुमा सकते हैं, हम अपने शरीर के कुछ भागों को घुमाने में असमर्थ क्यों रहते हैं। क्रियाकलाप 1। एक पैमाने को अपने हाथ पर चित्र 8.1 में दिखाई गई स्थिति में रखिए, जिससे आपकी कोहनी पैमाने के मध्य में रहे। अपने मित्र से पैमाने तथा हाथ को एक साथ बांधने के लिए कहिए। अब अपनी कोहनी को मोड़ने का प्रयास कीजिए। क्या आप इसे मोड़ पाते हैं। चित्र
चित्र 8.1 में क्या आप अपनी भुजा को मोड़ पाते हैं? ये दिखाया गया है, इसमें ये पैमाना बांध लिया है उस। देखते हैं आगे। क्या आपने ध्यान दिया है कि हम शरीर के विभिन्न भागों को उसी स्थान से मोड़ अथवा घुमा पाते हैं जहाँ जहाँ पर दो हिस्से एक दूसरे से जुड़े हों? उदाहरण के लिए कोहनी, कंधा अथवा गर्दन। क्या आप ऐसे कुछ अन्य भागों के नाम बता सकते हैं? इन स्थानों को संधि कहते हैं। संधि किसे कहते हैं दोस्तों? कि कुछ जो हमारे शरीर के विभिन्न भागों एक स्थान से मोड़ सकते हैं, जिस स्थान से मोड़ सकते हैं या घुमा पाते हैं, या दो हिस्से एक दूसरे से जुड़े हो, उदाहरण के लिए कोहनी अथवा गर्दन। तो क्या आप ऐसे कुछ भागों के नाम बता सकते हैं? इन स्थानों को संधि कहते हैं दोस्तों। जिस स्थान से मोड़ सकते, घुमा सकते, एक दूसरे को से जुड़े हैं, जैसे कोहनी हो गया, कंधा, गर्दन हो गया, तो इसको क्या कहते हैं दोस्तों? संधि कहते हैं। यदि हमारे शरीर में कोई संधि नहीं होती तो आपके विचार में क्या हमारे लिए किसी भी प्रकार की गति करना संभव होता? तो वास्तव में इन संधियों को कौन सी वस्तु परस्पर बांधती है? अपनी उंगली द्वारा अपने सिरे, चेहरे, गर्दन, नाक, कान, कंधे के पीछे, हाथ, पैर, उंगलियां एवं पदांगुलियों को दबाइए। क्या आपको ऐसा अनुभव हुआ कि आपकी उंगलियां किसी कठोर वस्तु को दबा रही है? ये कठोर संरचनाएं और स्थितियाँ हैं अपने शरीर के अन्य भागों में इस प्रक्रिया को दोहराइए। और इतनी सारी अस्थियाँ, जब अस्थियों को नहीं मोड़ा जा सकता तब हम अपनी कोहनी को कैसे मोड़ लेते? हाथ के ऊपरी हिस्से से लेकर कलाई तक एक ही लंबी अस्थि नहीं होती। वास्तव में अनेक अस्थियां कोहनी तक जुड़ी रहती है। इसी प्रकार हमारे शरीर के प्रत्येक हिस्से में अनेक अस्थियां हैं। हम अपने शरीर को कैसे उसी स्थान पर हिला या झुका नहीं सकते जहां ये अस्थियां एक दूसरे से मिलती हैं। विभिन्न गतिविधियों एवं विभिन्न प्रकार की गतियों के लिए हमारे शरीर में अनेक प्रकार की संधियां होती है। आइए उनमें से कुछ के बारे में जानते हैं। कि कंदुक खलिका संधि क्रियाकलाप। कंदुक खलिका संधि क्रियाकलाप। कागज की एक पट्टी को एक बेलन या सिलेंडर के रूप में मोड़िए और रबर अथवा प्लास्टिक की एक पुरानी गेंद में एक छेद करके किसी के निरीक्षण में उसमें मोड़े हुए कागज के बेलन को डालिए, जैसा कि चित्र 8.2 में दर्शाया गया है दोस्तों। चित्र 8.2 में दर्शाया गया है कि कुंदक खलिका संधि बनाना। चित्र 8.2 में आप कागज के बेलन को गेंद पर भी चिपका सकते हैं। गेंद को एक छोटी कटोरी में रखकर चारों ओर घुमाने का प्रयास कीजिए। क्या गेंद कटोरी में स्वतंत्र रूप से घूमती है? क्या कागज का बेलन भी घूमता है? तो आप कल्पना कीजिए कि कागज का बेलन आपका हाथ तथा गेंद इसका एक सिरा और कटोरी या कंधे के उस भाग के समान है जिसे आप हाथ जुड़ा है। एक अस्थि का गेंद का वह गोल हिस्सा जो दूसरी अस्थि के कटोरी रूपी गुहिका में धंसा होता है, जिसे दोस्तों चित्र 8.3 में दिखाया गया है। चित्र 8.3 में दिखाया गया है कि कंदुक खलिका संधि कैसे होता है कि जैसे एक अस्थि गेंद वाला होता है। जैसे दोस्तों यहाँ एक अस्थि ये हो गया आपको गेंद वाला गोल हिस्सा, दूसरी अस्थि कटोरी दोस्तों कटोरी रूपी गुहिका होता है। दूसरी अस्थि दोस्तों यहाँ पे ये दूसरी अस्थि गेंद वाला होता है, गुहिका होता है। एक होता है गेंद वाला, एक होता है कटोरी वाला, गुहिका वाला, जो चित्र 8 दिखाया गया है। कंदुक खलिका संधि। इसी प्रकार की संधि सभी दिशाओं में गति प्रदान करती है। इस प्रकार की संधि सभी दिशा में दिशा कर दोस्तों एक कटोरी रूपी संधि है, एक गेंद जैसा। इसी प्रकार संधि सभी दिशा में गति प्रदान करती है। क्या आप इन गतियों में उपरोक्त प्रकार की संधि का कोई अन्य उदाहरण खोज सकते हैं? इस अनुभाग के प्रारंभ में शरीर के विभिन्न भागों को हमारे द्वारा दी गई गतियों का स्मरण कीजिए। एक बात करके धूराग्र संधि। गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि धूराग्र संधि कहते हैं। गर्दन या सिर को जोड़ने वाली संधि को धूराग्र संधि कहते हैं। इसके द्वारा सिर को आगे पीछे या दाएं या बाएं घुमा सकते हैं। इन गतियों को करने का प्रयास कीजिए। यह गति हमारे हाथ की उस गति से किस प्रकार भिन्न है जिसमें कंदुक खलिका संधि द्वारा हाथ को पूर्णतः वृत्ताकार रूप में घुमा सकते हैं। धूराग्र संधि में बेलनाकार अस्थि एक छल्ले में घूमती है। बात करते हैं हिंज संधि। घर के किसी दरवाजे को बार बार खोलिए और बंद कीजिए। इसके कब्जे को ध्यानपूर्वक देखिए। यह दरवाजे के आगे और पीछे की ओर खुलने देता है। इस प्रकार की संधि कहते हैं हिंज संधि कहते हैं दोस्तों। क्रियाकलाप थर्ड। आइए कब्जे की गति के प्रकार को देखें। एक मोटे कागज अथवा गत्ते का एक बेलन सिलेंडर बनाइए, जैसा कि चित्र 8.4 में दिखाया गया है। चित्र 8.4 देखिए दोस्तों, चित्र 8.4 में हिंज ये दिखाया गया कि
हिंज जैसा संधि द्वारा गति की दिशा, ये दोस्तों गति करता है। आगे देखते हैं, पढ़ते हैं आगे। चित्र के अनुसार गत्ते अथवा कागज के बेलन के मध्य में छेद करके एक छोटी पेंसिल लगाइए। गत्ते का एक और टुकड़ा लेकर उसको उसी प्रकार मोड़िए कि यह आधा बेलन बन जाए, जिस पर दूसरे बेलन को सरलता से घुमाया जा सके। आधे बेलन पर रखा पूर्ण बेलन कब्जे की भांति पेंसिल लगे बेलन को चलाने का प्रयास कीजिए। यह किस प्रकार गति करता है? यह गति आपके द्वारा बनाए गए कंदुखलिका संधि की गति से किस प्रकार भिन्न है? हमने क्रियाकलाप 1 में कोहनी में इसी प्रकार की गति देखी थी। चित्र 8.4 में जो कुछ हमने बनाया था वह एक हिंज से भिन्न है। लेकिन इससे यह पता चलता है कि हिंज एक दिशा में गति होने देता है। कोहनी में हिंज कब्जा संधि कहते हैं। जिसे कोहनी दोस्तों, कोहनी को एक ही दिशा में घुमा सकते हैं, एक ही दिशा में वो गति करती है। जिसे कब्जा में भी एक ही दिशा में घुमा सकते हैं। केवल आगे और पीछे एक ही दिशा में गति हो सकती है, आगे और पीछे केवल एक ही दिशा में कोहनी। जैसे उदाहरण कोहनी 8.5 में दर्शाया गया दोस्तों। घुटने की हिंज संधि जैसे दोस्तों, जैसे घुटने पैर की घुटने, उसको आगे, उसको एक जैसे हम लोग खड़े होते हैं तो एक सीधा खड़ा हो जाता है, जब बैठते हैं तो मुड़ जाते हैं, तो उसको और आगे नहीं, वो आगे इधर, जैसे दोस्तों, जैसे ये दोस्तों, इसको ऊपर ऐसे हो सकता है, और ये दोनों सीधा हो सकता है, लेकिन ये इधर नहीं जा सकता, ये वाला इधर नहीं जा सकता दोस्तों, ये वाला इधर नहीं जा सकता, ये वाला संधि इधर जाएगा तो टूट जाएगा। उसी प्रकार बोला गया कि कुछ ऐसे उदाहरण है जो आगे और पीछे एक ही दिशा में गति हो सकती है। चित्र 8.5 में दिखाया गया है। क्या आप ऐसी संधि के कुछ और उदाहरण सोच सकते हैं? आइए बात करते हैं कि अचल संधि। अचल संधि हमारे सिर की अस्थियां के बीच की कुछ संधियां उन संधियों से भिन्न है जिनकी चर्चा हमने अब तक की है। ये अस्थियां इन संधियों पर हिल नहीं सकती। ऐसे संधियों को अचल संधि कहते हैं। कि ये संधियां जो संधियों हिल नहीं सकती, जो संधि हिल नहीं सकती उस संधि को अचल संधि कहते हैं। जब आप अपना मुंह खोलते हैं तो आप अपने निचले जबड़े को सिर से एक दूर ले जाते हैं। आप ऊपरी जबड़े के हिलाने का प्रयास कीजिए। क्या आप ऐसे गति दे पाते हैं? नहीं दोस्तों, नीचे जबड़े ही आपको गति दे पाते, लेकिन ऊपर वाले गति नहीं दे पाते। ऊपरी वाले जबड़े एक कपालिया मध्य अचल संधि कहलाता है। जब भी नीचे वाले जबड़े मूवमेंट करते हैं, इधर उधर घूम सकते हैं ऐसे, ऊपर वाले जबड़े एकदम फिक्स रहता है। उसके ऊपर वाले जबड़े को क्या कहते हैं? अचल संधि। हमने केवल कुछ संधियों की ही चर्चा की जो हमारे अस्थियों को एक दूसरे से जोड़ती हैं। हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को विभिन्न आकृतियाँ प्रदान करता है। यदि आप एक गुड़िया बनाना चाहते हैं तो आप पहले क्या बनाएंगे? संभवतः गुड़िया को एक आकृति प्रदान करने के लिए आप एक ढांचा तैयार करेंगे। आप ऐसा नहीं करेंगे हमारे शरीर की सभी अस्थियाँ ठीक इसी प्रकार शरीर को एक सुंदर आकृति प्रदान करने के लिए एक ढांचे का निर्माण करती है। इस प्रकार ढांचे को कंकाल कहते हैं। जिसे चित्र 8.6, ये चित्र 8.6 दोस्तों, हमारे मानव कंकाल चित्र 8.6 ये ढांचे है, एक ढांचे को कंकाल कहते हैं। एक बात हम कैसे जानते हैं कि मानव कंकाल की आकृति है और हम शरीर की विभिन्न अस्थियों की आकृति के विषय में किस प्रकार जान पाते हैं? शरीर के कुछ अंगों में मौजूद अस्थियां, उनकी संख्या तथा आकृति के बारे में हमें तब पता चलता है जब हम उनका अनुभव करते हैं। एक्सरे चित्र से हमें शरीर की सभी कठोर अस्थियों की आकृति का पता चलते हैं। हाँ दोस्तों, एक्सरे चित्र से सभी कठोर आकृतियाँ पता चलते हैं। क्या कभी आपका अथवा आपके परिवार के किसी सदस्य का एक्सरे हुआ है? कई बार चोट लगने पर चिकित्सक एक्सरे करवाते हैं, जिससे उन्हें अस्थियां को हुई संभावित क्षति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। एक्सरे चित्र में से हमें शरीर की अस्थियां की आकृति का पता चलता है। अपने हाथ के अग्र एवं ऊपरी भाग तथा पैर के निचले और एवं ऊपरी भाग की अस्थियां का अनुभव कीजिए। प्रत्येक अंग की अस्थियों की संख्या का पता लगाइए। अपने घुटने और कोहनी की अस्थियों का ठीक उसी प्रकार अनुभव करें एक्सरे चित्र से। तुलना करें, प्रत्येक भाग में अस्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे चित्र 8.7 में दोस्तों, चित्र 8.7 में ये टखने एवं घुटने की संधियां की एक्सरे चित्र है। टखने एवं घुटने की संधियों की एक्सरे है। तुलना अपनी उंगलियों को मोड़िए और आप उन्हें प्रत्येक संधि स्थल पर मोड़ सकते हैं। आपकी मध्यमा में कितनी अस्थियां होती है? देखो
ये मध्यमा में दिखाया गया है कि कितनी अस्थियाँ होते हैं ये मिडिल में, कि इसमें देखो दोस्तों 1 2 3 3 अस्थियाँ होती है। आइए पढ़ते हैं। हाँ, क्या आपकी कलाई निचली एवं अनेक छोटी-छोटी, हाँ, अपने हथेली के पीछे भाग का स्पर्श करके अनुभव कीजिए। क्या इसमें अनेक अस्थियाँ हैं? चित्र 8.8 में दिखाए गए हैं दोस्तों। ये हाथ की अस्थियाँ दिखाए गए हैं यहाँ पे। अस्थियाँ क्या 8.8 में, क्या आपकी कलाई लचीली या अनेक छोटी-छोटी अस्थियाँ से बनी है? यदि इसमें मात्र एक ही अस्थियाँ होती है तो क्या होता है? क्रियाकलाप 4 देखते हैं। क्रियाकलाप 4, गहरी सांस भरकर इसे कुछ समय तक रोक रखिए। अपने वक्ष एवं पीठ को हल्के से दबाकर अपनी अस्थियों का अनुभव कीजिए। जितनी जितनी पसलियों वक्ष की अस्थियों को आप गिन सकते हैं या गिन लीजिए। चित्र 8.9 को ध्यान से देखिए। वक्ष की अस्थियों की तुलना अपने उपयुक्त अनुभव से कीजिए। हम देखते हैं कि पसलियाँ विशेष रूप से मुड़ी हुई हैं और वे वक्ष की अस्थियाँ एवं मेरुदंड से जुड़कर एक बक्से की रचना करती हैं। इस शंकु रूपी बक्से को या पसली या पिंजर कहते हैं। हमारे शरीर के कुछ महत्वपूर्ण अंग इसमें सुरक्षित रहते हैं। अपने कुछ मित्रों को बिना घुटने मोड़े झुककर या अपने पाँव की उंगलियों छूने को कहिए। क्या यह चिकनी या समतल या अखंड है? अपनी उंगलियों को अपने मित्र की गर्दन से प्रारंभ करके उसकी पीठ पर नीचे की ओर लाइए। आपके द्वारा अनुभव की गई संरचना मेरुदंड है। यह अनेक छोटी-छोटी अस्थियाँ से बना है। जिसे मेरुदंड दिखाया गया 8.10 में मेरुदंड दिखाया गया दोस्तों। चित्र 8.10 मेरुदंड दिखाया गया है। इसमें दोस्तों देखिए कितनी अस्थियाँ हैं मेरुदंड में, इसमें कितनी अस्थियाँ दिखाई गई। यह अनेक छोटी-छोटी अस्थियों से बना है। चित्र 8.10 में दिखाया गया। यह पसली पिंजर भी वक्ष क्षेत्र की इन अस्थियों से जुड़ा है। यह मेरुदंड केवल एक ही अस्थियाँ का बना होता है। तो क्या आपका मित्र इस प्रकार के नीचे झुक सकता है? अपने मित्र को खड़े होकर हाथों से किसी दीवार को धक्का लगाने के लिए कहिए। उसे कहिए कि वह अपने हाथों से दीवार पर धक्का लगाने का प्रयास करें। क्या आपको उनके कंधों के समीप 2 उभरी हुई अस्थियाँ दिखाई देती हैं? तो इन्हें कंधे की अस्थियाँ कहते हैं, जिसे चित्र 8.11 में दिखाया गया है। चित्र दोस्तों कंधे की अस्थियाँ यहाँ चित्र 8.11 में दिखाई दिया है। चित्र 8.12 यहाँ देखिए दोस्तों। चित्र 8.12 या चित्र 8.12 श्रेणी अस्थियाँ को दिखाया गया। चित्र 8.12 को ध्यानपूर्वक देखिए। यह संरचना श्रेणी अस्थियाँ है। यह बॉक्स के समान एक ऐसी संरचना बनाती है जो आपके अमाशय के नीचे पाए जाने वाले विभिन्न अंगों की रक्षा करता है। यह कुल्हे वाला वह हिस्सा है जिसके सहारे आप बैठते हैं। हाँ दोस्तों, इसी के सहारे हम लोग बैठते हैं। इसी श्रेणी अस्थियाँ के सहारे हम लोग बैठते हैं। आपकी खोपड़ी अनेक अस्थियाँ एक दूसरे से जुड़ने से बनती हैं। जैसे चित्र 8.13 में हमारी खोपड़ी के मानव खोपड़ी दिखाया गया है कि इसमें अनेक अस्थियाँ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अनेक अस्थियाँ दिखाई। तो यह हमारे शरीर की अति महत्वपूर्ण अंग है। मस्तिष्क को परिबद्ध करके उसकी सुरक्षा करती है। और हमने अपने कंकाल की बहुत सी अस्थियाँ तथा संधियों के बारे में चर्चा की। कंकाल के कुछ अतिरिक्त अंग भी हैं जो हड्डियों जितने कठोर नहीं होते हैं और उन्हें मोड़ा जा सकता है। उन्हें उपास्थि कहते हैं। तो कुछ ऐसे भी होते हैं कि जिसको मोड़े नहीं जा सकते, जिसमें हड्डियाँ कठोर नहीं होती हैं, जिन्हें मोड़ा नहीं जाता, उसे उपास्थि कहते हैं। जैसे कान में जो हड्डियाँ होते हैं जिसमें कठोर नहीं होते, जैसे कान की हड्डियाँ होते हैं उसमें कठोर नहीं होती, उसको जिन्हें मोड़ा जा सकता है उसे उपास्थिति कहते हैं। उसे कान की हड्डियाँ जिसे मोड़ा जा सकता है वो कठोर नहीं तो उसे उपास्थिति कहते हैं। अपने कान को स्पर्श कीजिए। क्या आप किसी कठोर अस्थिति का भाग अनुभव करते हैं जिन्हें मोड़ा जा सके? चित्र 8.14 में दिखाई देगा दोस्तों। ये कान के ऊपरी वाले उपस्थियाँ जो कहते हैं, जिसमें हड्डियाँ होती हैं लेकिन ये कठोर नहीं होते, ये इसको आसानी से मोड़ा जा सकता है। ये कान की अस्थियाँ। ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें कोई अस्थियाँ नहीं है, लेकिन क्या आपको उंगलियों के बीच दबाने पर कर्णपाली एवं इसके ऊपर के हिस्से में कोई अंतर महसूस हुआ है? चित्र 8.15 देखिए यहाँ चित्र सॉरी दोस्तों यहाँ चित्र 8.14 कर्णपाली दिया गया। कि क्या आपको ऐसा लगा कि कान का ऊपरी भाग उतना लचीला नहीं है जितना कि हमारी कर्णपाली? तुरंत यह अस्थियाँ जैसे कठोर भी नहीं है। ये उपास्थिति है। शरीर की संधियों में उपास्थिति पाई जाती है।
हमने देखा है कि मानव कंकाल अनेक अनेक अस्थियों, संधियों एवं उपास्थियों से मिलकर बना होता है। आप उनमें से बहुत को देख सकते हैं या मोड़ सकते हैं तथा गति दे सकते हैं। तो अपनी नोटबुक में कंकाल का स्वच्छ आलेख आलेख बनाइए। हमने अपने शरीर का उन अस्थियों एवं उनकी उपनी संधियों के विषय में जानकारी प्राप्त कर लिया है, जो विभिन्न प्रकार की गति करने में हमारी सहायता करती हैं। अस्थियों की इस प्रकार की गति करने योग्य कौन बनाता है? आइए इनका पता लगाते हैं कि अपने एक हाथ की मुट्ठी बनाइए और मुट्ठी के अंगूठे से इसी बाजू के कंधे को छूने का प्रयास कीजिए। जैसे चित्र 8.16 में दिखाया गया है कि दोस्त यहाँ चित्र 8.16 में अस्थियों को गति प्रदान करने में दो पेशियां संयुक्त रूप से दिखाई कार्य करती हैं। अस्थियों की इस प्रकार की गति करने योग्य कौन बनाता है? आइए इसका पता लगाइए। अपने एक हाथ की मुट्ठी बनाइए। मुट्ठी के उंगली से इसी बाजू के कंधे को छूने का प्रयास कीजिए। चित्र 8.16 में देख लीजिए। क्या आपके अपने ऊपरी भाग में कुछ भुजा परिवर्तन कुछ अनुभव करते हैं कि दूसरे हाथ से इसे छूकर देखिए, क्या आपको कोई उभरा हुआ भाग दिखाई देता है? तो इसे पेशी कहते हैं। जो उभरा हुआ जो भाग है, अस्थियों को गति प्रदान करने में दो पेशियां संयुक्त रूप से कार्य करती हैं दोस्तों। जैसे अस्थियों को गति प्रदान करते हैं तो दो संयुक्त रूप से अस्थियां ए में और बी में दिखाया गया है। किस तरह एक दूसरे से छूकर देखिए कि तो भुजा में कुछ परिवर्तन अनुभव करते हैं कि एक दूसरे को छूकर देखिए कि आपको कोई उभरा हुआ भाग दिखाई देती है। जो उभरा हुआ भाग होता है दोस्तों, उसे पेशी कहते हैं। संकुचित लंबाई में कमी होने के कारण पेशियां उभर जाती है। अब आप अपने हाथ को पुनः सामान्य स्थिति में लाइए और पेशियों में क्या यह अभी भी संकुचित अवस्था में है या चलते अथवा भागते समय अपने पैरों की पेड़ियों में भी उसी प्रकार का संकुचन देख सकते हैं। हाँ दोस्तों, देखिए कि जैसे हम लोग ये है जब मोड़ लेते हैं तो हाथ को, तो दो पेशियां दिखाई देती है, एक इधर से एक इधर से। जब इसी को जब हम लोग सीधा करते हैं तो एकदम पेशियां एकदम सीधी हो जाती है। उसी प्रकार पैर के में भी होता है कि जब हम लोग चलते हैं भागते समय अपने पैरों की पेशियों में भी इसी प्रकार संकुचन देख सकते हैं। संकुचित की अवस्था में पेशी छोटी या कठोर एवं मोटी भी हो जाती है। यह स्थिति को खींचती है और इस स्थिति को गति प्रदान करने के लिए दो पेशियों की संयुक्त रूप से कार्य करना होता है। जब दो पेशियों में से कोई एक संकुति है तो अस्थि उस दिशा में खींच जाती है। युगल की दूसरी पेशी शिथिल या लंबाई में बढ़कर पतली हो जाती है। हाँ, सही बोल अवस्था में आ जाती है, वो अपनी अवस्था में आ जाती है। वो परिस्थिति की विपरीत दिशा में गति करने के लिए अब शिथिल पेशी सिकुड़कर अस्थि को अपनी पूर्व स्थिति में खींचती है, जबकि पहली पेशी शिथिल हो जाती है। पेशी केवल खींच सकती है, वह धक्का नहीं दे सकती है। अतः एक अस्थि को गति देने के लिए दो पेशियों को संयुक्त रूप से कार्य करना होता है। जैसे चित्र 8.16 में दिखा गया कि अस्थिति को गति प्रदान करने के लिए दो पेशियां संयुक्त रूप से कार्य करती है। तो अस्थिति को प्रदान कर दो पेशियां संयुक्त रूप से कार्य करती हैं। क्या गति के लिए हमेशा अस्थियां एवं पेशियां की आवश्यकता होती है? दूसरे जंतु किस प्रकार चलते हैं? क्या सभी जंतुओं में अस्थियां पाई जाती हैं? केंचुए अथवा घोंघे में क्या होता है? आइए कुछ जंतुओं की गतियों का अध्ययन करते हैं। जंतुओं की चाल 8.2 में देखते हैं कि जंतुओं की चाल। केंचुआ क्रियाकलाप 5। बगीचे में चलते हुए एक केंचुए को निरीक्षण कीजिए। इसे पकड़कर एक स्याही या शोक या फिल्टर पेपर पर रखिए। इसकी गति का परीक्षण कीजिए। चित्र 8.17 देखिए दोस्तों, चित्र केंचुए का गति करने का दिखाएगा 17। इसके पश्चात केंचुए के एक कांच की पट्टी या टुकड़े टाइल अथवा किसी चिकनी सतह पर रखिए तथा इसकी गति का परीक्षण कीजिए। क्या यह गति पेपर पर केंचुए की गति से भिन्न है? ऊपर की दो सतहों में से किस प्रकार केंचुआ आसानी से चल सकता है? केंचुओं का शरीर एक सिरे को दूसरे सिरे से सटाकर रखे गए अनेक छल्लों से बना प्रतीत होता है। केंचुए के शरीर में अस्थियां नहीं होती हैं, परंतु इसमें पेशियां होती हैं जो इसके शरीर के घटने और बढ़ने में सहायता करती हैं। चलने के दौरान केंचुआ अपने शरीर के पश्च भाग को भूमि में जकड़ते रहता है तथा अग्र भाग को फैलाते हैं। हाँ दोस्तों, तो जब भी केंचुए चलते हैं ना तो वो करते हैं कि सबसे पहले वो क्या करते हैं कि अपने शरीर के पश्च भाग को भूमि में जकड़े रहते हैं, अपने पश्च भाग को, और अग्र भाग को आगे फैलाते हैं। पश्च भाग को यहाँ भूमि में जकड़े रहते हैं, अग्र भाग को आगे फैला करके आगे बढ़ते हैं इसी तरह। तो इसके बाद वह अग्र भाग को आगे भूमि को पकड़ता है तथा पश्च भाग को स्वतंत्र कर देता है। इसके पश्चात यह शरीर को संकुचित करता है तथा पश्च भाग को आगे की ओर खींचता है। इससे वह कुछ दूरी तक आगे बढ़ता है और केंचुआ इस प्रकार को बार बार दौड़ाते हैं, एक मिट्टी पर आगे बढ़ता है और इसके शरीर में चिकने पदार्थ होते हैं जो इसे चलने में सहायता करते हैं। यह अपने शरीर के हिस्से को जमीन से किस प्रकार टिकाता है? इसके शरीर में छोटे छोटे अनेक सूख या बाल जैसी आकृति होते हैं
ये सुख क्या पेशियों से जुड़े होते हैं। ये सुख मिट्टी में उसकी पकड़ को मजबूत बनाते हैं। केंचुआ वास्तव में अपने रास्ते में आने वाली मिट्टी को खाते हैं, उसकी शरीर अनपचे पदार्थ को बाहर निकाल देता है। केंचुओं द्वारा अपने अपने यह कार्य मिट्टी को उपजाऊ बना देते हैं। हाँ दोस्तों, जो केंचुआ मिट्टी को बहुत उपजाऊ बनाते हैं, वो जो होता है कृषि हम लोग कृषि के लिए बहुत उपजाऊ होते हैं। केंचुए का केंचुए किसान का मित्र कहा जाता है दोस्तों केंचुए को, जो बहुत। आइए बात करते हैं आगे, तो घोंघा क्रियाकलाप 6 के बारे में। किसी बगीचे से एक घोंघा पकड़िए और क्या आपने इसकी पीठ पर गोल संरचना देखी है? चित्र 1 यहाँ चित्र दोस्तों 1.18 में घोंघा को दिखाया गया है। इसे कवच कहते हैं। यह घोंघा बाह्य कंकाल है। यह घोंघा का बाह्य कंकाल है दोस्तों, ये घोंघा का बाह्य कंकाल है। परंतु यह अस्थितियों का बना नहीं होता। यह कवच एकल या एकक होता है। यह घोंघे को चलने में कोई सहायता नहीं करता है। यह घोंघे को साथ खींचता जाता है। घोंघे को कांच की पट्टियां पर रखकर इसका परीक्षण कीजिए। जब यह चलता प्रारंभ करे तो सावधानी से कांच की पट्टियों को अपने हाथों से अपने सिरे से ऊंचा उठाकर कांच के नीचे की ओर से उसके चलने के ढंग से परीक्षण कीजिए। कवच का छेद खुलने पर आपने उसे एक मोटी मांसल संरचना एवं सिर बाहर आते देखा गया। मोटी संरचना इसका पाद पैर है, जो दो दृढ़ पेशियों का बना होता है। अब सावधानपूर्वक कांच की प्लेट को एक और थोड़ा सा झुकाएं। पाद पैर का लहरदार गति दिखाई देती है। क्या घोंघे की गति केंचुओं की गति से तीव्र अथवा धीमी है? घोंघे की गति या केंचुओं की गति से तीव्र धीमी है। तिलचट्टा, ये बात करते हैं तिलचट्टा के बारे में, या तिलचट्टा जो कॉकरोच कहते हैं। क्रियाकलाप 7 किसी कॉकरोच या तिलचट्टा का परीक्षण कीजिए। यह चित्र 8.19 जो दोस्तों ये तिलचट्टा या कॉकरोच दिखा 8.19 में दिखाया गया है। तिलचट्टा जमीन पर चलता है, दीवार पर चलता है और वायु में उड़ता भी है। इनमें तीन जोड़ी पैर होते हैं जो चलने में सहायता करते हैं। इसका शरीर कठोर बाह्य कंकाल द्वारा ढका होता है। यह बाह्य कंकाल विभिन्न एककों को परस्पर संयोग द्वारा बनता है, जिसके कारण गति संभव हो पाते हैं। वक्त से 2 जोड़े पंख भी जुड़े होते हैं। अगले पैर संकरे और पिछले पैर चौड़े एवं बहुत ही पतले होते हैं। चलते में विभिन्न पेशियां होती है। पैर की पेशियां उन्हें चलने में सहायता करती है और वक्ष पेशियां तिलचट्टे के उड़ने के समय उनके पैरों को गति देता है। आगे बात करते हैं पक्षी के बारे में। क्रियाकलाप 8 पक्षी हवा में उड़ते हैं तथा भूमि पर चलते हैं। बतख तथा हंस जैसे कुछ पक्षी में तैरते भी हैं। पक्षी इसलिए उड़ पाते हैं क्योंकि उसका शरीर उड़ने के लिए अनुकूल होता है। उनकी अस्थियां में वायु प्रकोष्ठ होते हैं, उनके कारण उनकी अस्थियां हल्की परंतु मजबूत होती हैं। पक्षपाद पैरों की अस्थियां चलने एवं बैठने के लिए अनुकूलित होती हैं। या अग्रभाग की अस्थियां रूपांतरित होकर पक्षियों के पंख बनाती है। कंधे की अस्थियां मजबूत होती है, तो वक्ष की अस्थियां उड़ने वाली पेशियों को जकड़े रखने के लिए विशेष रूप से रूपांतरित होती है तथा पंखों को ऊपर नीचे करने में सहायता होती है। चित्र 8.20 में दिखाया गया है दोस्तों। चित्र 1 पक्षी कंकाल दिखाया गया है चित्र 1.2 में। एक बात करते हैं मछली के बारे में। क्रियाकलाप 9 कागज की एक नाव बनाकर उसे पानी पर इस प्रकार रखिए कि उनका नुकीला भाग आगे की ओर रहे और धीरे से धक्का दीजिए। चित्र 8.21 में देखिए। चित्र 1.21 में देखिए, नाव देखिए कैसे दिखाया गया। क्या यह जल आगे की ओर तेजी से जाते हैं? अब नाव को दोनों सिरों से पकड़कर इस प्रकार धक्का दीजिए कि वह दौड़ी और छोड़ी ओर से जल में। चित्र 8.21 में दिखाई दिया है। चित्र 1.1 में दिखा गया है। चित्र देखते हैं 1. में दिखाया गया नाव से खेलना। हम लोग बच्चों में हम लोग स्कूल में करते थे, नाव से कागज का नाव बनाकर खेलते थे। चित्र 1.B में यहाँ दिखाया गया। इस प्रकार की नाव जल में सरलता से चल सकती है। क्या आपने ध्यान दिया है कि नाव की आकृति काफ़ी सीमा तक मछली जैसी? या चित्र 8.22 में 8.22 में दिखाया गया है कि जो नाव की आकृति काफ़ी समान मछली जैसा ही लगता है। कि मछली का सिर एवं पूंछ उसके मध्य भाग की अपेक्षा पतला एवं नुकीला होता है। शरीर की कैसी आकृति को धारारेखीय आकृति कहते हैं। जो धारारेखीय आकृति होते हैं कि उसके पूंछ उस मछली का सिर एवं पूंछ उसके मध्य भाग की अपेक्षा पतला एवं नुकीला होता है, इसको धारारेखीय होता है। विशेष आकृति के कारण जल इधर उधर बहकर निकल जाती है और मछली जल में सरलता से तैर सकती है। मछली का कंकाल दृढ़ पेशियों से ढका रहता है। तैरने की प्रक्रिया में शरीर का अग्रभाग एक और मुड़ जाती है, तो पूंछ विपरीत दिशा में जाती है।
मछली चित्र 1.23 में यहाँ दिखाए गए हैं कि आइए देखते हैं मछली 8.23 में मछली की गति देखिए दिखाई गई यहाँ दोस्तों। ये मछली गति देखिए यहाँ, ये 6 मछलियाँ 6 किस प्रकार की ये गति करती हैं ये दिखाया गया है के अनुसार शरीर। मछली चित्र 8.23 के अनुसार शरीर को मोड़ती है तो तीव्रता से उसकी पूंछ दूसरी ओर दिशा में मुड़ जाती है। ये दिखाया गया है कि जो अपने शरीर को मोड़ती हैं तो तीव्रता से पूंछें भी दूसरी दिशा में मुड़ जाती हैं। ये दिखाया गया। इसे एक झटका सा लगता है, सॉरी दोस्त, तो तीव्रता से उसकी पूंछें दिशा में मुड़ जाते हैं तो इसे एक झटका सा लगता है और मछली आगे की ओर चली जाती है। तो इस प्रकार की कर्मिक ताल से मछली आगे की ओर तैरती रहती है। पूंछ के पंख इस कार्य में उसकी सहायता करते हैं। मछली के शरीर पर और भी पंख होते हैं जो तैरते समय जल में संतुलन बनाए रखने एवं दिशा निर्धारित में सहायता करते हैं। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि गोताखोर अपने पैरों में इस पंख की तरह के विशेष वो चित्र फ्लिप पर पहनते हैं जो उन्हें जल में तैरने में सहायता करते हैं। सर्प कैसे चलते हैं, आइए देखते हैं कि सर्प कैसे चलते हैं। या इसमें देखते हैं कि क्या आपने सांप को फिसलते हुए आगे बढ़ते देखा है? क्या यह सीधा चलता है? चित्र 8.24 में दिखाया गया है कि चित्र दोस्तों या 8.24 में सर्प की गति दिखाया गया। सर्प का मेरुदंड लंबा होता है। सर्प जो होता है उसका मेरुदंड लंबा होता है। शरीर को पेशियों या छीन एवं असंख्य होती हैं। शरीर की पेशियां छीन एवं असंख्य होती हैं। वे परस्पर जुड़ी होती हैं, चाहे वे दूसरे ही क्यों न हो। पेशियां मेरुदंड पसलियां एवं त्वचा को भी एक दूसरे से जोड़ती है। सर्प का शरीर अनेक वलय में मुड़ जाती है। इसी प्रकार सर्प का प्रत्येक वलय उसे आगे की ओर धकेलता है। इस प्रकार शरीर के अनेक वलय बनाता है और प्रत्येक वलय को धक्का देता है। इस कारण सर्प बहुत तेज गति से आगे की ओर चलता है, परंतु सरल रेखा में नहीं चलता है। अपने विभिन्न जंतुओं को गति प्रदान करने वाली अस्थियां एवं पेशियां के विषय में जानकारी प्राप्त की। पहले और भुजों के पिटारे में विभिन्न जंतुओं की गतियों से संबंधित अनेक प्रश्न हैं। इसी प्रकार आपके मस्तिष्क में अनेक प्रश्न उभर रहे होंगे। और प्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक अरस्तु ने अपनी पुस्तक ग्रेड ऑफ द एनिमल्स में स्वयं अपने आप से ऐसे अनेक प्रश्न पूछे हैं कि विभिन्न जंतुओं के शरीर में विभिन्न भाग क्यों होते हैं, या विशेष अंग उन जंतुओं के विशेष सहायक में किस प्रकार सहायक है। विभिन्न जंतुओं के गति की अंगों में समानता एवं भिन्नता, विभिन्न जंतुओं को चलने के लिए कितने अंगों की आवश्यकता होती है। मनुष्य के 2 पैर तथा गाय भैंस के 4 पैर क्यों होते हैं। बहुत से जंतु समसंपादी होते हैं क्यों। हमारे पैरों के मुड़ने का ढंग हमारे हाथों की तुलना में अलग क्यों है। इतने अधिक प्रश्न संभवतः अपने क्रियाकलापों द्वारा हमने कुछ प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने का प्रयास किया है। हमने कुछ प्रश्नों का उत्तर खोजते हैं। दोस्तों जितने शब्द हैं सबके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। मेरुदंड, कंदुकुलिका संधि, शोक उपाधि, पुस्तिका अचल संधि, जंतुओं की चाल, हिज संधि, पेशी, बाय कंकाल श्रेणियाँ, धुराग्र संधि, पसली, पिंजर, कंधे की अस्थियां, कंकाल धरा रखी है। इस पर देखते कि सारांश देखते कि अस्थियां में उपास्थि मानव कंकाल बनाते हैं या शरीर का पिंजर बनाता है। इसे एक आकृति भी देता है। यह कंकाल चलने में सहायता, आंतरिक अंगों की सुरक्षा करता है। मानव कंकाल खोपड़ी, मेरुदंड, पसलियों, वक्ष की अस्थियां, कंधे एवं शरीरों, मेखला तथा हाथ एवं पाँव की अस्थियां से बनता है। पेशियों की जोड़ों के एकांतर क्रम में सिकुड़ने एवं फैलने से अस्थियां गति करती है। अस्थियों की संधियों में अनेक प्रकार की गतियाँ यह संधि को प्रकृति एवं गति दिशा पर निर्भर करता है। पक्षियों की दृढ़ पेशियाँ तथा हल्की अस्थियाँ मिलकर उन्हें गति में सहायता करती हैं। ये पंखों को फरफरा कर उड़ते हैं। मछली शरीर के दोनों ओर एकांतर क्रम में वलय बनाकर जल में तैरती है। सर्प अपने शरीर के दोनों ओर एकांतर क्रम में वलय बनाते हुए भूमि पर वलयाकार गति करता हुआ आगे की ओर फिसलता है। बहुत सारी अस्थियाँ एवं उससे जुड़ी पेशियाँ शरीर को आगे की ओर धक्का देती है। तो तिलचट्टे शरीर एवं पैर कठोर आवरण से ढके होते हैं जो बाह्य कंकाल बनाता है। और वक्ष की पेशियों की 3 जोड़ियाँ पैरों एवं 2 जोड़ी पंखों से जुड़ी होती हैं। तो तिलचट्टे को चलने एवं उड़ने में सहायता करती हैं। केंचुए में गति शरीर की पेशियों के बारी में विवरण एवं संकुचन से होती है। शरीर की सतह पर सूख केंचुए को भूमि पर पकड़ बनाने में सहायक होते हैं। घोंघा पेशियों पाद की सहायता से चलता है। घोंघा का पेशियों। दोस्तों हमने देख लिया चैप्टर को। आप एक बार दोबारा इस वीडियो को देखना, पूरा रिवीजन करना, एक बार सारांश को इसको अभ्यास करना। बिना अभ्यास करने ये चैप्टर आपको समझ में नहीं आएगा। दोस्तों एक बार वीडियो दोबारा देखना और अच्छे से इसका रिवाइज करना और इसको अभ्यास करना अच्छे से। मैं धीरे धीरे स्लाइड कर रहा हूँ। ये सोचने की बातें हैं। इसको
थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही तक, अगले वीडियो में देखेंगे आगे।